गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को समझना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, हमने ये चैप्टर में पढ़ना है कि लोग क्या हैं, कैसे वो रिसोर्स की तरह काम करते हैं, क्या चीज़ें जो है वो इकोनॉमी में काम करती हैं, इंडियन इकोनॉमी में कैसे लोग जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी में अपना पार्ट प्ले करते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी, एक पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है वो कैसे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है। मीन्स एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है और क्या उसकी टाइप्स हैं, कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, गरीबी रेखा क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड वेरियस गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो गरीबी हो रही है उसके क्या क्या कारण हैं। गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी, जो उसके लड़ने के लिए, जो गरीबी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है वो क्या क्या हैं। मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड को जो बचाना है, उसको सिक्योर करना है, उसका क्या मतलब है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या है, लोगों को जो बांटने का सिस्टम है वो क्या है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अब इंडियन इकोनॉमी के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं उनमें आती हैं, किस चीज़ें जो हैं वो दर्शाती हैं कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। यू विल फाइंड दैट पीपल्स आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ अराउंड यू, आप ये देखोगे, आप ये चीज़ के बारे में जानोगे कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एज इज़ ऑल्सो शोन इन द फिगर पिक्चर्स अबव, जो ऊपर पिक्चर्स दी गई हैं, देखिए लोग इसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये आदमी जो यहाँ पे दिया गया है ये भी कुछ कर रहा है मेटल के साथ, उसको किसी तरीके से पिघलाने की कोशिश कर रहा है, उसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। ये देखिए आप, केसर की खेती हो रही है, किस तरीके से केसर की खेती की जा रही है। यहाँ देखिए कैसे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, या इंडियन ICICI बैंक का एक पिक्चर दिया हुआ है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को समझा रहे हैं या कुछ भी। यहाँ पे एक मेसन है, या जो आपके कोई ना कोई, जिसको आप मिस्त्री भी कहते हैं, जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, टाइल्स टाइप में बना रहे हैं, जो कि आपको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इसमें कैरी आउट हो रही है। वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है, कोई भी एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ये सारे कर रहे हैं। हम कोई ना कोई एक्टिविटी देखते रहते हैं जो हमारे आसपास चलती रहती है। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ एक्टिविटीज़ जो इनमें से हैं वो हैं गुड्स को प्रोड्यूस करना, उनको बनाना। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ जो हैं वो आपकी सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कुछ गुड्स बनाती हैं, कुछ आपकी चीज़ें बना देंगी, कुछ आपकी सर्विसेज बनाती हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। कुछ जो आपकी चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ आपको गुड प्रोवाइड करेंगी। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक, ये एक्टिविटीज़ जो हैं हर टाइम हो रही हैं आपके इर्द गिर्द। जब भी, इवन जब आप बोल रहे हो तब भी एक एक्टिविटी हो रही है कि आप या तो किसी के काम के लिए बोल रहे हो, या आप गुनगुना रहे हो, या किसी को सुना रहे हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहेगा। या तो वो गुड्स के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे एक्टिविटी से, जब आप बनाने लग रहे हैं तो कुछ बन जाएगा। या तो आप सर्विस प्रोवाइड कर देंगे किसी को, जैसे कि आप रेडियो पे बोलेंगे तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, कुछ ना कुछ चेतावनी दे रहे हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपकी सर्विस हो जाएगी। These activities are quite uncommon, are common around us, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत कॉमन है हमारे इर्द गिर्द। People here are engaged in different occupations to earn their livelihood,
लोग जो यहाँ पे हैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, उनमें एंगेज्ड हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ताकि वो अपना लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, उसको एकत्रित कर सकें, इकट्ठा कर सकें और उसको खर्च कर सकें। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? अब इन एक्टिविटीज़ को, इन कार्यों को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि क्या होती हैं एक्टिविटीज़? एक्शंस दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society are economic activities. जो actions जिसके साथ आपकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है हर लेवल पे सोसाइटी के अंदर, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, जिससे आपके पैसे जो जुड़े हुए हैं वो सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। प्रोडक्शन, जैसे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती हैं तो फिर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों के बीच में बांटते हैं। जब वो बांटी जाती हैं तो कंज्यूम कितनी की जा रही है, कंज्यूमर उसको कितना कंज्यूम कर रहा है, वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो जाता है या सर्विसेज हो जाती हैं। इन गुड्स और सर्विसेज हर लेवल पे जो ये तीनों प्रोसेस फॉलो करती हैं एक सोसाइटी के अंदर, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की? जैसे कि आप फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, ये सारे आपकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ which are undertaken to satisfy social, religious, cultural and sentimental requirements of the people। जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिससे हमारा कोई भी इकोनॉमी जनरेट नहीं होती है, पैसे से कोई भी रिलेटेड नहीं है, वो आपकी सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, जो कि सिर्फ सोशल, रिलीजियस, कल्चरल या सेंटिमेंटल चीज़ों के लिए ही रिक्वायर की जाती है। जैसे आप किसी को प्यार दिखा रहे हैं तो वो आपकी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किसी को सिंपैथी दे रहे हैं वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पूजा करते हैं, रिलीजियस हैं, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैट्रियोटिज्म है, अगर आप देशभक्त हैं तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पीपल एंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर रीज़न ऑफ, हम एंगेज हो जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ कुछ रीज़न की वजह से। वो रीजंस क्या हैं? जब आप किसी से भी पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में किसी का काम कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। जैसे कि रीज़न ऑफ लव, किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ आपका प्यार है, इफेक्शन है, उसमें आप जो भी काम करेंगे वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। सिंपैथी के तौर पे किसी के साथ कर रहे हैं, रिलीजियस तौर पे कर रहे हैं, पैट्रियोटिज्म के तौर पे कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, अ स्टूडेंट डोनेट्स ब्लड, एन ओल्ड मैन, ये एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिना किसी पैसे के लालच में। एक स्टूडेंट डोनेट करता है ब्लड बिना किसी लालच में। एन ओल्ड मैन गोज़ टू टेम्पल डेली, एक बूढ़ा आदमी जो है वो मंदिर जाता है रोज़ बिना किसी लालच में। रिच मैन डोनेट्स मनी, मतलब उनमें कोई भी मनी एकत्रित नहीं हो। एक रिच मैन अगर किसी को मनी दे रहा है टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, यंग मैन हेल्प्स अ ब्लाइंड गर्ल क्रॉस द रोड। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जिससे कि आपका पैसा नहीं जुड़ा हुआ है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो जुड़ा हुआ मतलब जिसमें कि आपका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। द सेम एक्टिविटी में बी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। जो सेम एक्टिविटी है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो आपकी इकोनॉमिक के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक नर्स जो है वो अटेंड करती है पेशेंट्स को हॉस्पिटल में, तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है कि वो किसी की केयर कर रही है, लेकिन उस एक्टिविटी के लिए उसको बाद में सैलरी भी मिलती है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई।
For example, a nurse attending a patient in a hospital is an economic activity as the nurse works for the salary. अगर एक नर्स जो है हॉस्पिटल में काम करती है तो एट द एंड उसको सैलरी मिल जाती है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती है. बट व्हेन द सेम नर्स अटेंड्स टू हर सिक मदर एट होम, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न मनी. बट जब भी उसके घर में उसकी मम्मी बीमार हो जाती है या उसके घर में कोई भी बीमार होता है तो उसको उसका अगर टेक केयर करनी, उसकी अगर ध्यान रखना है, उसकी देखभाल करनी है, तो तब उसको कोई भी उस चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है. दस द एक्टिविटी ऑफ द सेम पर्सन may be economic at one time or place and non-economic at another time or place. इसलिए कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं जो एक पर्सन के लिए, एक ही पर्सन, सेम पर्सन के लिए इकोनॉमिक भी हो सकती है एक जगह पे और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है दूसरी जगह पे. द डिवाइडिंग लाइन इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग इट बट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट इज अंडरटेकन. जो डिवाइडिंग लाइन है एक एक्टिविटी को एक नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमी के बीच में जो लाइन ड्रॉ करती है, वो आपकी ये नहीं है कि जो आदमी है वो कौन इसका काम कर रहा है. ये उस पर डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्टिव से जो आदमी है वो उसके लिए काम कर रहा है. तो अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी सोच के काम करेगा, पैसे के बारे में सोच के काम करेगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अगर वो पैसे को नज़रअंदाज करके काम करेगा तो वो आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. अब इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या हैं? टेक द सिनेरियो इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. अब रूरल एरियाज इंडिया के जो हैं उनका सिनेरियो लेते हैं हम. हाउ डू द पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस अर्न देयर लाइवलीहुड. अब अगर हम गांव के लोगों की बात करें, इंडिया के गांव के एरिया की बात करें, हाउ डू द पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस अर्न देयर लाइवलीहुड. कैसे जो लोग आपके गांव में रहते हैं वो अपना रहन सहन कैसे करते हैं, वो कैसे अपनी अर्निंग करते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं. मैनी ऑफ देम वर्क्स ऑन द फील्ड टू रेज क्रॉप्स विच इज़ नोन एज कल्टिवेशन. बहुत सारे उनमें से जो लोग हैं जो गाँव में रहते हैं वो आपके खेतों में काम करके आपकी क्रॉप्स को उगाते हैं, आपकी जितनी भी फसलें हैं उनको उगाते हैं. विच इज़ नोन एज कल्टिवेशन, जिसको आप क्या कहते हैं? कल्टिवेशन कहते हैं. दे आर नोन एज फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ये जो लोग हैं जो ये काम करते हैं कल्टिवेशन का, वो कौन है? आपके फार्मर्स हैं, या फिर कुछ जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं है वो दूसरों के वहाँ पे काम करते हैं, वो है आपकी एग्रीकल्चरल लेबरर. और दूसरे और जो ये सारे काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशन अगर आप देखा जाए तो उसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड. यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं, अलग अलग टाइप की फसलें हैं जो कि कल्टिवेट की जाती हैं, जिनको उगाया जाता है, जिनको आप सारा काम करते हैं, उगाते हैं, काटते हैं. सच एज फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स. अब कुछ इनमें से खाने की योग्य आइटम्स भी हैं और कुछ जो है वो नॉन फूड आइटम्स भी हैं, नहीं खाने वाली भी हैं. फूड आइटम्स इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फूड आइटम्स जो हैं वो आपकी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, दालें आप बोल सकते हो, आपके अन्न जितना भी आता है, आपके फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सब्जियां होगी, ये सारे आपकी किस में आ जाती हैं? फूड प्रोड्यूसिंग आइटम्स या फूड आइटम्स जो हैं. और नॉन फूड आइटम्स में आपके आ जाती हैं जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये आपके सारे किस में आ जाती हैं? नॉन फूड आइटम्स में. सिमिलरली पीपल ऑल्सो अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट्री विच रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग देम इन द मार्केट. अब इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट से भी, जंगलों से भी अपनी जो लाइवलीहुड है, अपना रहन सहन है वो करते हैं. जंगलों से कैसे? जंगलों से आपका मतलब है कि जंगलों से जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको मार्केट्स में बेचना डायरेक्टली, या उनके प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचना.
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका टिम्बर हो गया, फायरवुड हो गया, हर्बल मेडिसिन्स हो गई, शहद हो गया, ये सारे आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ भी कर सकते हैं सेलिंग करने के लिए, बाहर बेचने के लिए। मैनी पीपल वर्क इन माइनिंग एरिया टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो माइनिंग एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि आपके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आप माइनिंग का काम भी करते हैं। देयर ऑल्सो पीपल who are engaged in raising livestock such as poultry and dairy farming। कुछ लोग जो हैं वो जानवरों को पालने का काम भी करते हैं या पोल्ट्री का काम भी करते हैं, जिसमें आपके मुर्गियों को पाला जाता है, वो काम भी करते हैं। कुछ लोग डेयरी का काम भी करते हैं, दूध के आइटम्स का बेचना खरीदना, जो सारा काम है डेयरी का, वो भी करते हैं। फाइनली फिशरी इज़ अनदर ऑक्यूपेशन इन विच people catch fish in ponds, rivers और sea to sell them in the market। उसी तरीके से फिशरी भी एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पे लोग जो हैं वो फिश मछलियाँ जो हैं उनको निकालते हैं, पकड़ते हैं उनको पॉन्ड्स के अंदर से, तालाब के अंदर से, नदियों के अंदर से, समुद्रों के अंदर से, और उसको मार्केट में बेचते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ दैट इज़ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, लाइव स्टॉक एंड फिशरी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, एग्रीकल्चर हो गई, फॉरेस्ट्री होगी, माइनिंग होगी, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरी हो गई, ये सारे एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वी क्लासीफाई देम एज प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्लेस देम इन प्राइमरी सेक्टर। हम इनको प्राइमरी प्रोडक्शन में क्लासीफाई करते हैं और इनको रखते हैं हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर। When the economic activity depends mainly on exploitation of natural resources, then that activity comes under the primary sector। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादातर आपकी डिपेंड होती है नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइट करने में, तो जो आपकी देन द एक्टिविटी कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, तब वो किसके अंदर आ जाती है, आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती है। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, उनके एक्सप्लॉइट करने पे डिपेंड होते हैं, तो वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। देयरफॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर डिपेंड्स मेनली अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। इसीलिए ये जो सेक्टर है इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होती हैं, वो कैसे प्रोडक्शन हो रही है उनकी, या उनमें से क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, वो डायरेक्टली उसी पे बेस्ड होते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स विच वी सब्सिक्वेंटली मेक। इसलिए ये बाकी वालों के लिए एक बेस बन जाता है, जितनी भी बाकी की जो आपके सेक्टर्स हैं उनके लिए एक बेस बन जाता है और सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि ये मेनली जो है वो आपके मोस्टली ये सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं आपके एग्रीकल्चर के थ्रू आते हैं, डेयरी के थ्रू, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों की तरफ से आते हैं, इन्हीं सेक्टर से मेनली आते हैं, तो इनको आप एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स भी कहते हैं। When the main एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, जब आपकी मेन एक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में रहती है, देन इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, तो वो चीज़ें जो आपकी बन जाती हैं वो आपका होते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन where physical goods are produced comes under the secondary sector। जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्री से बनती हैं चीज़ें, जहाँ पे कि फिज़िकल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी।
ये जो है सेकेंडरी सेक्टर है वो आपका प्राइमरी सेक्टर के बाद वाला स्टेप है। जब आप रॉ मटेरियल को निकाल लेते हैं तो उस रॉ मटेरियल को जब आपने दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज करना है तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर नहीं प्रोड्यूस करता है, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। ये जो प्रोडक्ट है वो नेचर हमें नहीं देता है, इसीलिए उस प्रोडक्ट को आपको पहले मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, एक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से गुजरना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दिस कुड बी अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। ये आप फैक्ट्री के अंदर भी बना सकते हैं, किसी वर्कशॉप में भी बना सकते हैं और या फिर घर पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। जैसे कि सिल्क फाइबर जो आप प्लांट से निकालते हैं, मलबरी लीफ से निकालते हैं, या जो भी जितने भी कोकून्स आपको मिलते हैं वो उसको आप स्पिन कर सकते हो, उसके गोले बना सकते हो, यान बना सकते हो, उसका धागा गोले बना सकते हो बड़े बड़े धागे के, और वीव क्लोथ्स या फिर उनके कपड़े भी बुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो आपको फैक्ट्री लगानी पड़ती है। सिल्क आप डायरेक्टली नेचर से ले लेंगे तो बाकी वाली चीज़ें जो हैं वो आपको उससे बनानी पड़ेंगी। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, हम ज़मीन को, मिट्टी को ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ईंटों में कन्वर्ट करते हैं। एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, और उन ईंटों का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, ये जो ईंटें हैं वो नेचर नहीं बनाता है, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। और इसको बनाना पड़ता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्रोसेस जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर उसको प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हमें बनाना है। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो सेक्टर जो है वो एसोसिएट होता है आपका इंडस्ट्रीज़ के साथ, अलग अलग टाइप की, अलग अलग काइंड की इंडस्ट्रीज़ के साथ, इसलिए इनको आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आर रिलेटेड मेनली विद फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो एक्टिविटीज़ आपकी सेकेंडरी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो आपकी मेनली रिलेट होती हैं फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स के साथ, जो कि आपका आदमी हो गया और आपका कैपिटल हो गया, जो कि आपका पैसा हो गया। Therefore, production and productivity of this sector depends mainly upon the availability of these resources and their utilization. इसलिए जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी जितनी भी हो रही है इस सेक्टर के अंदर, वो सारी डिपेंडेंट है कि आपको कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं और आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। इसके बाद आपका आ जाता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या है, इसके बाद आपका आ जाता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या है, when the activity involves providing intangible services then this is part of tertiary sector। जब एक्टिविटी के अंदर कुछ इनटेंजिबल चीज़ें आ जाती हैं जिनको मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इनटेंजिबल चीज़ें आ गई जिनको आपको कह सकते हैं कि टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इनटेंजिबल हैं, उन सारी चीज़ों को आप टर्शरी सेक्टर में डालते हैं। जैसे आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होगी, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोनी होगी, टेलीफोन हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, ये सारा आपके एग्जाम्पल हैं सर्विस सेक्टर के, जिसको आप टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स जो हैं उसके अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए उस चीज़ में आपकी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं।
These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये खुद कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकालती हैं, बट ये एक मदद की तरह काम करती हैं, एक एड की तरह काम करती हैं, एक सपोर्ट की तरह काम करती हैं, जो भी आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसके अंदर. For example, goods that are produced in primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. जो गुड्स आपके प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, उनको आपको लेके जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ट्रक से या ट्रेन से, तभी आप उनको मार्केट में बेच सकते हैं, होलसेल में या रिटेल शॉप्स में. At times it may be necessary to store these in godowns. कुछ समय ऐसा भी होता है कभी कभी हमें गोडाउन्स में भी इन चीज़ों को स्टोर करना पड़ सकता है. We also may need to talk to others over telephone or send letters or borrow money from banks to help production and trade. अब कभी कभी हमें टेलीफोन्स के इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए, किसी से मनी उधार भी लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, बैंक से लोन उठाना पड़ सकता है. तो ये सारी चीज़ों की हम हेल्प ले सकते हैं प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. अब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारे आपके टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है. सिंस दीज activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. क्योंकि इन एक्टिविटीज़ से आपकी सर्विसेज जनरेट होती हैं, गुड्स जनरेट नहीं होते हैं, इसलिए टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. सर्विस सेक्टर जो है उसमें आपकी कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी आ जाती हैं जो कि आपकी डायरेक्टली हेल्प नहीं करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में. फॉर एग्जाम्पल, we require teachers, doctors and those who provide personal services. अब हमें टीचर्स भी चाहिए हो सकते हैं, डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, और भी जो हैं जो हमें पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लायर्स, कारपेंटर्स, पीपल ऑफ टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स, जो हमारे अकाउंट्स बनाते हैं, ये भी चाहिए हमें, सफाई करने वाले भी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं. ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई गुड जो है, कोई प्रोडक्ट जो है वो आपको नहीं देते हैं. टर्शरी सेक्टर बियर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. टर्शरी सेक्टर जो है वो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में और कंट्री की डेवलपमेंट के बीच में. इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपके टर्शरी सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लिंकिंग का सारा काम, जगह से लिंक करने का, प्रोडक्ट को इधर से उधर पहुंचाने का, अवेलेबल करने का, सब तक ये आपका टर्शरी सेक्टर का ही काम है. At the initial stage of development, contribution of this sector to national product and income remains negligible. शुरुआत में जब इसकी डेवलपमेंट होती है तब इसकी इतनी हेल्प नहीं पड़ती है, इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है नेशनल प्रोडक्ट में या इनकम में, लेकिन बट गोज ऑन इंक्रीजिंग along with इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे ये और ज़्यादा बढ़ती जाती है, इसकी डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है. Why is the tertiary sector gaining so much importance in India? टर्शरी सेक्टर जो है वो इंडिया के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों पा रहा है? There could be several reasons for the same. यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसी बात के लिए. There could be several reasons for the same. First, सबसे पहली बात, इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, डिफेंस, transport, banks, insurance companies, etc. are required and are provided by the government.
इंडिया के अंदर जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पुलिस स्टेशंस हो गए, कोर्ट्स हो गए, डिफेंस सिस्टम हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ती है, इन सब की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जब भी आपको चाहिए हो। दीज कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक सर्विसेज, और इनको आप बेसिक सर्विसेज भी कह सकते हैं। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड द लाइक। जब प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, तो इन सर्विसेज को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, तो इनको भी आपको ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, इनको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड, एन इनकम लेवल राइजेस, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज। जैसे ही ज़्यादा सर्विसेज लोग मांगेंगे, वैसे ही डिमांड भी बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इनकम का लेवल भी जो है वो बढ़ता जाएगा। फोर्थ, एज द डेवलपमेंट गेन्स मोमेंटम, जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है मोमेंटम गेन करेगी, ज़्यादा लोग मांग करेंगे, सर्टन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, मोमेंटम पकड़ रही है, कुछ सर्विसेज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उनकी जो डिमांड है वो लोगों के बीच में ज़्यादा आ रही है, उनके ऊपर काम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी, इंटरनेट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, इसमें बढ़ावा होता जा रहा है और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो रही हैं और बहुत ज़रूरी हो रही हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो जो आपको समझ ना आए, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9906219556 पे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।